सबसे पहली थ्योरी हम जब डिस्कस करेंगे वो कौन सी थी? मॉइस्ट वेपर थ्योरी। ठीक है, ये एक तरह से प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर सबसे पहली थ्योरी थी मॉइस्ट वेपर थ्योरी। आया समझ? अब भाई मॉइस्ट वेपर थ्योरी में आप देखेंगे कि जो मेल होता है ये क्या करता है? ड्यूरिंग कोइटस एक फ्लूइड रिलीज करता है। आप ये लिखेंगे एग्जाम में पूछेगा तो, जिससे हमारा क्या डेवलप हो जाता है? इनको लगता था कि एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। ये ऐसा प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मतलब मेंडल के आने से पहले ये सब था। ये सब दिमाग में बिठा रखे थे इन्होंने। क्लियर? अब भाई इसके बाद सब अपने अपने थ्योरी लेकर आए, जिसमें सेकंड नंबर की जो थ्योरी आती है वो हमारी होती है फ्लूइड थ्योरी। फ्लूइड थ्योरी में बोलना यह चाहता है कि एक मेल बॉडी, एक होगी फीमेल बॉडी, दोनों पेरेंट्स फ्लूइड सीक्रेट करेंगे, दोनों मिलकर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। जैसे यहां पर ये पेरेंट्स ए है, पेरेंट्स बी, ये हमारा क्या है? मेल, ये हमारा होता है फीमेल। इसने फ्लूइड रिलीज किया, इसने भी सेम काम किया, इन्होंने फ्लूइड रिलीज किया, दोनों मिलके एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देते हैं। कहने का मतलब बोथ पेरेंट्स, मतलब बोथ पेरेंट्स, ठीक है, जिन्होंने क्या किया? फ्लूइड को रिलीज किया, तो इससे हमारा बन गया एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। यही कहना चाहती थी फ्लूइड थ्योरी। क्लियर हुआ? इसके बाद हमारी जो थर्ड थ्योरी आती है वो आती है रिप्रोडक्टिव थ्योरी। कौन सी आती है? रिप्रोडक्टिव थ्योरी। अब भाई रिप्रोडक्टिव थ्योरी भी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, उसमें थोड़ा सा है, एक पॉइंट है उसमें, रिप्रोडक्टिव थ्योरी थर्ड नंबर की थ्योरी हमारी, ठीक है। इसके अंदर हमने ये देखा कि ए और ये बी, ये मेल की बॉडी है और ये होती है हमारी फीमेल की बॉडी। क्लियर? यहां पर ये बोलना चाह रहा है जो मेल का जो ब्लड है उसके अंदर क्या है? प्यूरिफाइड न्यूट्रेंट कंटेंट। ये बात बोलना चाह रहा है कौन? रिप्रोडक्टिव थ्योरी। जबकि यहां पर ब्लड कैसा बताया गया है? इम्प्यूरिफाइड। क्लियर हुआ? ये पॉइंट ध्यान रखना बस आपको। फिर वही दोनों, यहां पर फीमेल की बॉडी में जब ये दोनों ब्लड मिक्सिंग होते हैं तो कोगुलेट हो जाते हैं, तो ब्लड कोगुलेट्स इन द फीमेल बॉडी, और फॉर्मेशन किसका हो जाता है? हमारा एम्ब्रियो का। देख लो अच्छे से एकदम। क्लियर? इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे से पॉइंट, बस एक एक दो दो पॉइंट याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी
रिप्रोडक्टिव के बाद में आती है प्री फॉर्मेशन थ्योरी। ये हमारी कौन सी 4th नंबर की थ्योरी आएगी? प्री फॉर्मेशन थ्योरी। अब भाई ये थ्योरी क्या कहना चाहती है? नाम से ही पता लग रहा है कि पहले फॉर्म हो चुका, मतलब एक छोटा सा ह्यूमन फॉर्म हुआ होगा, उसकी कुछ क्रिएटिविटी हुई, इसके बाद वो क्या हुआ, बड़ा ह्यूमन बन गया। जैसे देखो यहां पर एक बॉडी मेल की है, एक बॉडी फीमेल की है, ठीक है, ये फीमेल है, ठीक। यहां पर एक कंसेप्ट बोलता है कि प्री फॉर्मेशन छोटे ह्यूमन को क्या नाम दिया गया है यहाँ पे? कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन होमो उनुकुलस। इसमें जब लाइन लिखेंगे इसमें कंसेप्ट ऑफ होमोनुकुलस इंक्लूड किया गया, जिसका नाम है, हम बोल सकते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट्स। क्या? होमोयुनकुलस। क्लियर हुआ? ये इसका मतलब यही है, कुछ नहीं है, कि आप ऐसे समझो कि स्टार्टिंग में एक छोटा सा ह्यूमन हुआ करता था, ऐसे इस तरीके से कोई बॉडी हुआ करती थी, जिसके बाद वो क्या हुआ, बड़ा ह्यूमन बन गया। तो आपको ध्यान रखना है कि बोथ पेरेंट्स पहले कंटेंट क्या थे, इसके अंदर थे होमोनुकुलस। क्लियर हुआ? होमोनुकुलस के बाद जब ये दोनों मिलके, फिर जब इन दोनों ने मिला है, तो इसके बाद में जो एम्ब्रियो बना उसको हम किस नाम से जाने जाएंगे? यहाँ पे होमोनुकुलस के नाम से जाने जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम इसको बोल देंगे कि मिनिएचर ह्यूमन का ग्रो। मिनिएचर ह्यूमन का मतलब यहाँ पे छोटा सा था, यहाँ पे कैसा बढ़ गया, बड़ा बन गया, इस तरीके से। क्लियर हुआ? तो आपको ऐसे कैसे ये ध्यान रखना है कि प्री फॉर्मेशन थ्योरी में कंसेप्ट ऑफ होमो उनकुलस आया था, जिसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनिएचर ह्यूमन ग्रो कर गया। क्लियर हुआ? प्री फॉर्मेशन थ्योरी इजी है, आपके लिए बहुत इजी करके लेकर आया हूं मैं इनको, ताकि एकदम से समझ में आ जाए आपको। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर की हमारी थ्योरी आती है, वो आती है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। थ्योरी ऑफ अब यहां पर आप देखेंगे कि वही काम होता है जैसे ए और यहां पर बी, ठीक है, यहां पर मेल, यहां पर वही फीमेल, दोनों ने मिलके, भाई जाइगोट तो पहले बनता है, जिसके बाद क्या हो जाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। आपको याद क्या रखना है, भाई ये तो कॉमन है, ठीक है, ये तो हो ही रहा है। यहां पर कैसी सेल्स होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड, जो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिफरेंशिएटेड सेल के अंदर। जैसे होते हैं ना अनडिफरेंशिएटेड ऑर्गन, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डेवलप हुआ, रेस्टिंग स्टेज था, जिसके बाद में वो क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, फिर ऑर्गन्स वगैरह का फॉर्मेशन होता चला गया। भाई कुछ सेल जैसे रेस्टिंग स्टेज में थी, फिर जैसे जैसे वो धीरे धीरे क्या होगी, उनका डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो गया। जैसे प्लांट होता है ना स्टार्टिंग में, तो उसके धीरे धीरे क्या बनने लगा, लीव्स आती है, उसके जीवन फ्लोवर बनते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे कहना चाहता है कि इस तरीके से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता चला गया। क्लियर हो गया? थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस का यही कंसेप्ट है छोटा सा। जिसके बाद जो 6th थ्योरी है वो बोलती है थ्योरी ऑफ, जिसमें अपन पढ़ते हैं लेमार्क की थ्योरी, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये आपने पहले ही पढ़ लिया होगा 6th 7th में।
इसके अंदर साइंटिस्ट का नाम आता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भाई थ्योरी ऑफ जो एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने दी थी? लेमार्क। नंबर 1 ये चीज याद रखना है। इसमें कुछ नहीं होता। जैसे आपने देखा कि जो जिराफ होते हैं ना, तो जिराफ क्या करते हैं जब आप कुछ पेड़ को खाते हैं तो जैसे जैसे छोटे छोटे थे तो वो धीरे धीरे उनकी जैसे जैसे वो गर्दन को ऐसे ऊंची करते थे तो वो लंबी होती चली गई। वो खाने की कोशिश करते तो उनकी क्या, जिराफ की गर्दन लंबी होती है, वो धीरे 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 क्या हो बढ़ती चली गई। इसका मतलब जो नया कैरेक्टर उसने डेवलप किया, तो इनका कहना ये था जैसे उनकी गर्दन लंबी थी तो उसके आने वाली प्रोजेनी के अंदर भी लंबी ही गर्दन पाई जाएगी। तो ये इनका मतलब था, कहने का मतलब। अब आपको ऐसा लगता है, अब मुझे तो इस मतलब मुझे क्या मतलब कि जो मेंडल के बाद में ये सब में सुधार आया, ऐसा नहीं होता। क्लियर? तो जैसे इन्होंने ये बोला कि जो न्यू कैरेक्टर उन्हें एक्वायर किया, न्यू कैरेक्टर एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल, ये किस में पास हो गया? प्रोजेनी के अंदर। ये बात ये बोलना चाहते थे। जैसे सलमान खान की बॉडी उसने जो बनाई, बाद में बनाई, तो ये जरूर नहीं कि उसकी जो आने वाली प्रोजेनी के अंदर भी ऐसी ही बॉडी मिले। आया समझ में? तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी लास्ट थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। क्लियर हो गया? एक सिंगल लास्ट और बच गई हमारी एक थ्योरी, जिसका नाम है जर्म प्लाज्म थ्योरी। कौन सी थ्योरी? जर्म प्लाज्म थ्योरी। अब भाई जर्म प्लाज्म थ्योरी में जिसका मैं साइंटिस्ट का नाम बता रहा हूं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जर्म प्लाज्म थ्योरी बोलती है, पहले तो इसका साइंटिस्ट का नाम याद रखना, बीजमान। ये बीजमान ने दी थी, ठीक है? इसके अंदर बस कुछ याद नहीं रखना, इसमें ये याद रखना है कि मेन जो कंसेप्ट समझ लो एक बार। यहां पर क्या होता है, इस थ्योरी के अंदर 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, जर्म सेल, एक होता है सोमेटिक सेल। अब भाई जर्म सेल और सोमेटिक सेल आपने देखा हो, जर्म सेल स्पर्म वगैरह जो एम्ब्रियो, तो फिर जाइगोट बनता है, फिर जिसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है और वो एक न्यू प्रोजेनी को डेवलप करता है, यही होता है ना? तो आपने देखा वो जो नई प्रोजेनी बनती है उसमें क्या होता है, थोड़ा चेंजेज होता है। जो पेरेंट्स से जो प्रोजेनी बनती है उसमें थोड़ा वेरिएशन होते हैं। तो यहाँ पर ये करेक्टर कैसा होता है? हेरिटेबल, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, जो क्या लाता है? वेरिएशन। तो जर्म प्लाज्म सेल के जो भी करेक्टर थे वो हेरिटेबल होते हैं और क्या लाते हैं? वेरिएशन। जबकि सोमेटिक सेल के कैसे होते हैं? इनका उल्टा कर दो, नॉन हेरिटेबल और कोई वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं करते, नो वेरिएशन। जैसे सोमेटिक सेल्स में मैं लेता हूं, जैसे हमारी जो स्किन है कभी डैमेज हो जाती है, तो ये जरूरी नहीं कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें भी क्या, उसकी जो प्रोजेनी होगी उसके अंदर क्या हमारी स्किन डैमेज मिलेगी, ऐसा नहीं होता। तो यही कहना चाहता है कि ये नॉन हेरिटेबल होते हैं वो करेक्टर, सोमेटिक सेल्स से ट्रांसफर होते हैं, उनमें कोई वेरिएशन वगैरह नहीं होती। क्लियर?